तो स्वागत है आपका कंप्लीट इकोनॉमी रिवीजन थ्रू यूपीएससी पीवाईक्यू के लेक्चर 1 में। तो टॉपिक आज हम कंप्लीट करें बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी। आगे बढ़ते हैं। होपफुली आपने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा है इस पर्टिकुलर सीरीज का। अगर नहीं देखा है तो आई रिकमेंड यू टू वॉच दैट पर्टिकुलर लेक्चर फर्स्ट। ओके, तो ये कुछ डिटेल मेरे बारे में आप देख सकते हो यहाँ पे सामने, आराम से पढ़ लेना, मालूम ही है इसलिए आगे बढ़ जाएंगे। एवरीवन, फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर यू हैव टू बी रेडी विद दीज पॉइंट्स। ध्यान सुनना वन बाय वन। पहला, आपके हाथ में कॉपी कलम होना चाहिए। अगर नहीं है तो बंद करो वीडियो, है ना, मजे करो। क्यों? क्योंकि या तो पढ़ाई कर लो या तो मजे कर लो। और पढ़ाई के साथ मजे करने हैं तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में जितने भी इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करो। ठीक, तो कॉपी कलम लेकर बैठो। उसके बाद अपनी कॉपी में 3 कॉलम बनाओ, 1 2 3। पहले वाले में सीरियल नंबर लिखो, क्या कितने, 1 से लेकर 20 तक, 1 2 3 4 अप टू 20। दूसरे वाले कॉलम में ऑप्शन लिखो, तीसरे वाले में लिखो अप्रोच। क्या करना है आपको, ध्यान समझो। जैसे मैं पहला क्वेश्चन बताऊंगा उसको तुरंत वीडियो को पॉज करना है। ऐसा क्यों? क्योंकि क्वेश्चन दिखाते ही मैं उसको एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देता, सच दैट आपका टाइम बचे। ओके, तो जैसे ही क्वेश्चन 1 देखते हो आप, उसका ऑप्शन आपको, वीडियो को पॉज करो और ऑप्शन आपको जो भी लगता है वो मार्क करो। कर दिया? उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू करो और उसका एक्सप्लेनेशन देखो। एक्सप्लेनेशन में ये देखो कि जो आपने उसका आंसर दिया तो क्या करेक्ट अप्रोच से दिया क्या। अगर करेक्ट अप्रोच से दिया तो ऐसे टिक करना है, गलत अप्रोच से दिया तो ऐसे क्रॉस करना है। ठीक है, इससे आपको एकदम क्लैरिटी रहेगी, आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है कि नहीं, और आप इस तरीके से अपने आप को बहुत ही बेहतर वे में असेस कर पाओगे। ठीक है, तो ये हो गए 4 के 4 पॉइंट फ्रॉम 1 to 4, है ना। 5वां पॉइंट क्या है? देखो, कल को आप ब्यूरोक्रेट बनने जा रहे हो इस कंट्री के, तो जरूरी है कि आप में कुछ कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, है ना। कैरेक्टर डेवलपमेंट जरूरी है एवरीबॉडी। उसके लिए मैंने यहाँ पे अभी 2 चीजें लिया है आपके लिए, एक क्रेडिट सिस्टम और दूसरा साइंटिफिक टेम्परामेंट। दोनों को एक्सप्लेन करता हूँ, बट उससे पहले ये आप में जरूरी क्यों है कि सर पढ़ाई कराओ ना, सिलेक्शन कराओ, ये बाकी ये सारी चीजें तो डेवलप वहां पे जाके हो जाएंगी, या फिर कौन सा हमारा करेक्टर खराब है। सो एवरीबॉडी ध्यान समझो। हमें मालूम है कि आप कल को एक ब्यूरोक्रेट बनेंगे तो ऑब्वियस अपने लिए बेहतर करेंगे, लेकिन साथ साथ अपने साथ साथ सोसाइटी समाज के लिए भी बेहतरीन कीजिए। यही एक पर्पज है इसका। जितनी भी सर्विसेज है हमारे देश में उन सभी का। अब पता चला वहां पे जाकर आप फायदे से ज्यादा नुकसान कर रहे हो तो क्या मतलब हुआ, राइट। दैट्स वाई अरे ऐसे करेक्टर जो बेहतर करने पे मजबूर करें आपको, वो होना आप में बहुत जरूरी है। इसी आशय से, इसी पर्पज से ये 2 चीज अभी मैं आपसे स्टार्ट करवा रहा। क्या क्या? एक क्रेडिट सिस्टम और दूसरा साइंटिफिक टेम्परामेंट, है ना। वैसे देखो, ब्यूरोक्रेट बनो या ना बनो, लेकिन आप में ये बेसिक स्टफ तो होना ही होना चाहिए, जिसको क्या बोलते हैं कि साइंटिफिक टेम्परामेंट आपको रखना है। किसी भी फील्ड में लाइफ में चले जाओ, क्रेडिट सिस्टम आप जब सुनोगे तो कहोगे यस सर, ये भी बहुत जरूरी है हमें हमारी लाइफ में। ठीक, क्या है समझो ध्यान से। क्रेडिट सिस्टम का मतलब होता है कंसिस्टेंट रहना है किसी काम में, रियल होना है, ऑथेंटिक होना है, डिसिप्लिन रहना है, और कोई भी काम करो पूरे अटेंशन से करो तो अटेंटिव रहना है, और ट्रांसपेरेंसी दिखाना ही दिखाना है। ठीक है, किसी भी काम में। तो ये रहा हमारा क्रेडिट सिस्टम। हम पूरे सीरीज में लेक्चर के थ्रू छोटे छोटे एग्जाम्पल, छोटे छोटे टास्क के थ्रू ये डेवलप कराने की कोशिश करते हैं आप में, है ना। और साइंटिफिक टेम्परामेंट तो आपको मालूम है कि आपको हर चीज को क्वेश्चन करना है, जो ना समझना है तुरंत पूछना है, क्वेश्चन करना है कि ऐसा क्यों हुआ। फिर उसको टेस्ट करना है, कैसे एक्सपेरिमेंट करो, ऑब्जर्वेशन करो, उसको टेस्ट करना है कि आखिर ये सही बैठ रहा है कि नहीं। तीसरा, एनालाइज करना है उस इंफॉर्मेशन को, देन कम्युनिकेट करना है, और अपना माइंडसेट ओपन रखना है सच दैट कि ऐसी भी इंफॉर्मेशन को आप एक्सेप्ट कर पाओ जो आपके नॉलेज से बाहर हो। ठीक है, चलो, होपफुली आप सबका ध्यान रखोगे। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट इन द फॉलोइंग एसेट, तो हाउ मेनी ऑफ देम आर कंसिडर इनटेंजिबल इन्वेस्टमेंट या एसेट। तो इनटेंजिबल इन्वेस्टमेंट किसमें किसमें होगा, याद कीजिए। इनटेंजिबल होता है जिसको हम छू नहीं सकते, जो फिजिकल नहीं होता। और टेंजिबल क्या होता है? विच कैन बी, मतलब जो फिजिकल होता है, जिसको टच कर सकते। तो इन्वेंट्री, इन्वेंट्री क्या है? गुड्स है। गुड्स या फिर प्रोडक्ट्स जो भी है आपके, है ना, कंपनी में, वेयर हाउस में, उन सबको हम क्या बोलते हैं? इन्वेंट्रीज बोलते हैं। तो दूसरा तो होगा नहीं, मतलब एक गया। अगर यहाँ पे एलिमिनेशन से लगता तो देखते, लेकिन यहाँ एलिमिनेशन तो लगेगा नहीं। क्यों? क्योंकि यूपीएससी ने एलिमिनेशन को एलिमिनेट कर दिया, आपको मालूम है 2023 वाले एग्जाम में। तो ये नहीं हो सकता। क्या ब्रांड रिकॉग्निशन एक इंटेंजिबल है? क्या बोलोगे हाँ सर, क्यों? क्योंकि इसको आप टच नहीं कर सकते। ऐसे ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भी है, और मेलिंग लिस्ट ऑफ क्लाइंट, ये तीनों के तीनों क्या हो गए? इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट हो गए। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जो कि है 3। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, क्योंकि एक्सप्लेनेशन देखना जरूरी है एवरीबॉडी। वहां पे कुछ एडिशनल फैक्ट्स होते हैं हमारे,
जिससे हमारा एक हॉलिस्टिक और कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में रिवीजन हो जाता है। तो एक ब्रांड सर्व एज ए डिस्टिंक्ट सिंबल, लोगो, नेम कंपनी यूटिलाइज टू डिफरेंशिएट देयर प्रोडक्ट फ्रॉम अदर्स इन द मार्केट। क्या? ब्रांड equity is classified as an intangible asset since its worth does not derive from a physical entity and primarily influenced by how consumer perceive the brand। एकदम क्लियर। बाकी सारी चीजें क्या है, जेनरिक है, तो आप एक बार अच्छे से पढ़ सकते हो। दूसरा स्टेटमेंट गलत क्यों हुआ मैंने बता दिया कि इन्वेंट्री रिफर टू दी गुड्स और प्रोडक्ट दैट अ कंपनी होल्ड्स फॉर अ सेल। एकदम क्लियर, वेरी गुड। तो ये फिजिकल है, फिजिकल एसेट या फिजिकल कमोडिटी है, दैट्स वाई वो इंटेंजिबल में नहीं टेंजिबल में आएगा। ये रहा दूसरा क्वेश्चन आपके सामने। होपफुली आपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पूरा रिवीजन सीरीज आपने देखा होगा, उसमें पर्टिकुलर क्वेश्चन हमने किया है। देखो यहाँ पे है एक कि विथ रेफरेंस टू नॉन फंजिबल टोकन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 3 स्टेटमेंट है, बताना है कौन सही कौन गलत। पहले तो हम एनएफटी समझ लेते हैं। एवरीवन, नॉन फंजिबल टोकन क्या होते हैं? देखो, किसी भी चीज को जिसको आप डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो उसको हम नॉन फंजिबल टोकन बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपका कोई वीडियो है, ठीक है, सेल्फी है, फोटो है, ड्राइंग है, ट्वीट है, मैसेज है ना, राइटिंग है, सारी के सारी चीजों को आप डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो ना। दैट्स वाई दे विल रिप्रेजेंट दी, दे विल हैव द नोटेशन ऑफ नॉन फंजिबल टोकन। एकदम क्लियर, गुड। तो अब उनके बारे में स्टेटमेंट पढ़ते हैं। दे इनेबल द डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल एसेट। बिल्कुल, यही तो अभी मैंने आपको क्लियर किया। दे आर यूनिक क्रिप्टोग्राफिक टोकन दैट एग्जिस्ट ऑन ब्लॉकचेन। एकदम सही है। ऐसा क्यों, अभी एक्सप्लेन करूंगा मैं, डोंट वरी। They can be traded or exchanged at equivalency and therefore can be used as a medium of commercial transaction। देखो, मीडियम ऑफ कमर्शियल ट्रांजेक्शन इसको हम नहीं कर सकते, मतलब कि एज ए करेंसी इसको हम यूज नहीं कर सकते। करेंसी मतलब मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऐसा यूज नहीं कर सकते। ऐसा क्यों, समझो। मान लो आपके पास सेल्फी है ना, उसका कुछ मॉनेटरी अमाउंट अलग होगा, किसी का कोई ट्वीट है उसका अलग होगा। तो अब इन दोनों को हम एक्सचेंज तो कर नहीं सकते सेम प्राइस पे, क्यों? क्योंकि अलग अलग इनका प्राइस टैग होगा, राइट। तो कहने का मतलब कि जब तक इक्विवेलेंसी ना आए, एक यूनिफॉर्मिटी ना आए, है ना, तब तक उसको हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं बना सकते। एग्जाम्पल के तौर पे क्रिप्टो करेंसी, जितने भी क्रिप्टो करेंसी है उनका सेम नॉमिनेशन होता है ना, यूनिफॉर्म वैल्यूएशन होता है। दैट्स वाई हम उनको एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एनएफटीज को नहीं बना सकते। दैट्स वाई एवरीबॉडी, थर्ड वाला गलत हो गया, पहला दूसरा सही, तो आंसर आ गया हमारा ए। एकदम क्लियर, गुड। पहला क्लियर है आपको, तीसरा भी क्लियर है, दूसरा हम जो है और क्लियर कर देते हैं कि एनएफटीज are cryptographic asset on a blockchain with unique identification codes and metadata that distinguish them from each other। ओके, बाकी तीसरा आपको मालूम ही है। नॉन फंजिबल टोकन क्या होते हैं, एक बार फिर से बता देता हूँ आपको। क्रिप्टोग्राफिक एसेट होते हैं ऑन अ ब्लॉकचेन विथ यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड और मेटाडेटा दैट डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम ईच अदर, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा, ठीक। होपफुली आपको सारा कुछ बहुत अच्छे से क्लियर हो। तीसरा स्टेटमेंट गलत क्यों था? क्योंकि जैसा क्रिप्टो करेंसी के जैसा दे कांट बी ट्रेडेड और एक्सचेंजेड एट इक्विवेलेंसी। याद कीजिए, इक्विवेलेंसी में मैंने जोर डाल के ऊपर एक्सप्लेन किया सारा कुछ। दिस डिफरेंस फ्रॉम फंजिबल टोकन लाइक क्रिप्टो करेंसी विच आर आइडेंटिकल टू ईच अदर एंड देयरफॉर कैन सर्व एज अ मीडियम फॉर कमर्शियल ट्रांजेक्शन। एकदम क्लियर, गुड। तीसरा क्वेश्चन, अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज, मार्केट डिमांड। डिमांड, ध्यान रहे, डिमांड की बात कर रहा हूं। फॉर अ गुड माइट इंक्रीज, डिमांड इंक्रीज कब करेगा? 4 स्टेटमेंट वन बाय वन देखते हैं। प्राइस ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट इंक्रीज। सब्स्टिट्यूट क्या होता है समझो, जैसे आप चाय पीते हो तो इसका सब्स्टिट्यूट हो गया इसी के जैसा कोई और ड्रिंक, क्या? कॉफी हो गया। तो अगर आप चाय के शौकीन हो, चाय अगर बहुत महंगी हो गई तो आप किस पे शिफ्ट हो जाओगे? कॉफी पे। कहने का मतलब कि अगर उसके सब्स्टिट्यूट का प्राइस इंक्रीज होगा तो ऑब्वियस है इसका डिमांड बढ़ जाएगा, चाय का डिमांड बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो कॉफी पीने वाले हैं शिफ्ट हो जाएंगे चाय की तरफ। क्लियर है क्या? वेरी गुड। तो पहला करेक्ट होगा। दूसरा, प्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है समझो, जैसे पेन है तो पेन है ना, और उसका जो रिफिल होता है, पेन और रिफिल, तो पेन और रिफिल दोनों क्या है? एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। दूसरा एग्जांपल, ब्रेड और बटर क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड है। और कुछ कर सकते हो, चाय और सुट्टा कह सकते हैं क्या? जरा कमेंट बॉक्स में बताओ, चाय और सुट्टा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं क्या? अब ध्यान से समझो, अगर रिफिल का अमाउंट बढ़ेगा मतलब प्राइस बढ़ेगा, मान लो 5 रुपए का पहले रिफिल आता था, 5 का पेन, टोटल होके 10 रुपए हो गए, 10 का पेन मिलता था। ये यहाँ पे पेन का मतलब खाली पेन बिना रिफिल के, और यहाँ पे रिफिल,
अब मान लो रिफिल बढ़ के 8 रुपया हो गया, तो 8 + 5 कितना अब हो जाएगा 13 रुपये। कहने का मतलब ये है कि ओवरऑल प्राइस जो है पेन का बढ़ जाएगा। तो अगर प्राइस बढ़ा तो बताओ डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा? बिल्कुल सही, घटेगा। तो डिमांड जो है वो घट जाएगा, तो दूसरा तो हो नहीं सकता। तो देखो दूसरा नहीं हो सकता, कैंसिल करो। तो बचा कौन सा? या तो ए ऑप्शन होगा या तो सी होगा। ठीक है, अब तीसरे पे आते हैं। द गुड इज एन इंफीरियर गुड एंड द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस। एक बात बताओ, इंफीरियर का मतलब उतने अच्छे क्वालिटी का नहीं। तो अगर कंज्यूमर का सैलरी या इनकम इंक्रीज होगा तो ऑब्वियस है वो सुपीरियर गुड की तरफ जाएगा। इंफीरियर गुड का डिमांड तो ज्यादा करेगा नहीं, राइट? इसलिए तीसरा नहीं होगा। तो तीसरा नहीं होगा तो ऑप्शन कौन सा बचा एवरीबॉडी? ऑप्शन बचा ए और ए। हाँ, ए ही बचा, क्योंकि पहला और चौथा देखो इट्स प्राइस फॉल। ऑब्वियस है किसी भी ऑब्जेक्ट का प्राइस अगर, मतलब किसी भी कमोडिटी गुड्स का प्राइस अगर गिरता है तो उसका डिमांड ऑब्वियस से बढ़ जाएगा, लोग ज्यादा से ज्यादा खरीदेंगे। क्लियर? गुड। तो आप देख सकते हैं कि मेन फैक्टर दैट इंक्रीज द डिमांड फॉर अ गुड इन मार्केट क्या क्या होते हैं? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम, एक्सपेक्टेशन, नंबर ऑफ बायर्स और प्रेफरेंस। एकदम क्लियर? गुड। बाकी आप देख सकते हैं कि द फॉलोइंग आर द रिलेशन बिटवीन द डिमांड एंड प्राइस। ये आई थिंक आपको बेसिक चीज है, पता ही होगा। अब देखो बहुत ही बेसिक में जाएंगे तो एवरीबॉडी वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी, इसलिए मैं ये सारी चीजें आप पे छोड़ रहा कि हाँ, अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो उसको आप एक बार पढ़ सकते हो। ठीक है, चलो। बाकी जितने भी कीवर्ड्स आते जाएंगे उन सबको मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, नेक्स्ट, द मनी मल्टीप्लायर इन एन इकोनॉमी इंक्रीजेस विथ ऑफ द फॉलोइंग। आप समझो ध्यान से, इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि मनी मल्टीप्लायर क्या होता है। तो किसी भी इकोनॉमी में अगर हमने 100 रुपये इंजेक्ट किया, कितना? 100 रुपये, और उसका इफेक्ट 500 जैसा दिखे, तो हम कहेंगे कि इसका मनी मल्टीप्लायर कितना है? 5 टाइम्स है। मनी मल्टीप्लायर कितना हुआ? 5 टाइम्स। कहने का मतलब ये हुआ कि वो जो मनी है अपने आप को कितना टाइम मल्टीप्लाई करता है, उसी को मनी मल्टीप्लायर बोलते हैं। चलो कहो सर एग्जाम्पल से समझाओ, मजा नहीं आया, क्योंकि 100 रुपये 500 कैसे हो जाएगा, क्या बात करते हो आप? हैं, समझो 100 रुपये आपके पास है, आपने बैंक में दिया, 100 रुपये जमा कर दिया मतलब। अब बैंक ने क्या किया, किसी तीसरे पर्सन को 100 रुपये क्या किया? इंटरेस्ट दे दिया। अब इंटरेस्ट 100 रुपये मिला इसको, तो इसने क्या किया? उसने भी किसी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए किसी बैंक में डिपॉजिट कर दिया। फिर ये 100 रुपये किसी और को दे दिया, फिर वो 100 रुपये बैंक में आगे घूम फिर गए। कहने का मतलब यहाँ पे देखो क्या हो रहा कि एक्चुअल में अमाउंट तो 100 रुपये ही, लेकिन बैंक में कितनी बार डिपॉजिट हो चुका हो? 3 बार। मतलब टोटल अमाउंट देखा जाए बैंक में डिपॉजिट तो 300 का हो गया। मतलब एक्चुअल में है 100 रुपये, लेकिन वो दिख कितना रहा बैंक के अकाउंट में, खाते में? 300। तो यही होता है एवरीवन मनी मल्टीप्लायर। एकदम क्लियर हो गया आपको? इसीलिए गवर्नमेंट जो है CRR मतलब RBI इज टू बी स्पेसिफिक SLR, CRR SLR का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करती है। क्या होता है अभी आगे बताऊंगा मैं, डोंट वरी। तो पहला इंक्रीज इन दी कैश रिजर्व रेशियो इन दी बैंक। नहीं, CRR क्या होता है मैंने बताया आपको, कैश। कि कोई भी बैंक जो है अपना एक सर्टेन अमाउंट RBI के पास इन कैश फॉर्म में रखती है, उसी को CRR बोलते हैं। तो अगर इंक्रीज करोगे CRR तो ऑब्वियस है बैंक के पास कम पैसे बचेंगे, है ना? तो मनी जो है मल्टीप्लायर इफेक्ट कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कम पैसे तो ज्यादा लोगों को नहीं दे पाएगी, इसलिए मनी मल्टीप्लायर कम होगा। अगला, इंक्रीज इन SLR। SLR क्या होता है? कोई सर्टेन परसेंटेज ऑफ टोटल टाइम एंड डिमांड लाइबिलिटी, नेट टाइम एंड डिमांड लाइबिलिटी। मतलब कि बैंक में जितना भी, है ना, आपने पैसे जमा किए हैं, लिक्विड और डिमांड DD, इन सबको मिलाकर, नेट टाइम और डिमांड लाइबिलिटी को मिलाकर जो टोटल अमाउंट है उसका कुछ सर्टेन परसेंटेज वो बैंक अपने पास रखती है, जिसको SLR बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेचुअरी लिक्विडिटी रेशियो। तो अगर अपने पास जो पैसे रख रही है उसको बढ़ाएगी तो मतलब कि लैंड करने के लिए, मतलब लोगों को उधार देने के लिए कम पैसे होगा, तो मनी मल्टीप्लायर क्या होगा? घटेगा ना कि बढ़ेगा। तो इसलिए पहला भी गलत, दूसरा भी गलत। तीसरा, इंक्रीज इन दी बैंकिंग हैबिट ऑफ द पीपल। बिल्कुल सही। लोगों का अगर बैंकिंग हैबिट इंक्रीज होगा तो वो पैसे कहाँ करेंगे? डिपॉजिट करेंगे बैंक, और वो बैंक क्या करेगी? फिर उन पैसों को लोगों को देगी, जिससे मनी मल्टीप्लायर का बढ़ेगा, है ना? तो इसलिए हमारा करेक्ट स्टेटमेंट सी हो गया। अच्छा, चौथा भी देख लेते हैं। इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। नहीं, कह नहीं सकते, है ना? घट भी बढ़ सकता है, बढ़ भी सकता है, मतलब कोई श्योरिटी नहीं है, इस वजह से डी कुछ नहीं होगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आप एक बार एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। मनी सप्लाई इज इक्वल टू मनी मल्टीप्लायर। जितना ज्यादा मनी का सप्लाई उतना ज्यादा मनी मल्टीप्लायर। टाइम द अमाउंट ऑफ हाई पावर्ड मनी और द रिजर्व मनी। हाई पावर्ड या रिजर्व मनी क्या होता है? जो RBI, है ना, मनी क्रिएटेड बाय RBI इज द मॉनेटरी बेस आल्सो नोन एज हाई पावर्ड मनी। ओके, तो monetary base is called high powered because the magnitude of change in the monetary base are greatly
मैग्नीफाइड बाय द मनी मल्टीप्लायर। सिंपल सा समझो आप, मनी मल्टीप्लायर मैंने आपको बता दिया क्या होता है। मनी सप्लाई डिवाइडेड बाय मॉनेटरी बेस। जो आरबीआई ने जितना भी पैसा छापा, या उसको हाई आरबीआई हाई पावर्ड मनी को कह देते हैं, हाई पावर्ड मनी। तो सिंपल सी बात है, अगर हाई पावर्ड मनी मतलब कि जो आरबीआई के पैसे हैं मार्केट में, उसको अगर फिक्स रखा जाए तो मनी का जितना ज्यादा सप्लाई करोगे, मनी मल्टीप्लायर क्या होगा, उतना ज्यादा इंक्रीज करेगा। एकदम क्लियर हो गया क्या? वेरी गुड। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब चाहो तो इसको पढ़ सकते हो, मैंने एक्सप्लेन ही कर दिया, होपफुली आपको एकदम क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज मोस्ट लाइकली टू बी टेकन एट द टाइम ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन। इकोनॉमिक रिसेशन क्या होता है आप समझो, जब इकोनॉमिक एक्टिविटी ठप पड़ गई है, उतना अच्छे से नहीं चल रही, ना तो प्रोडक्शन हो रहा है ना तो कंजम्पशन हो रहा, तो उसको हम इकोनॉमिक रिसेशन बोलते हैं। अब चारों में से उससे निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहला, कट इन टैक्स रेट। बिल्कुल सही बात है, अगर टैक्स रेट कट करोगे, लोगों के हाथ में पैसे बचेगा, वो कंजम्पशन में लगाएंगे और इकोनॉमी का पहिया चलेगा। कंपनीड बाई इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। बिल्कुल गलत। क्यों? क्योंकि इंक्रीज नहीं, डिक्रीज होना चाहिए। इंक्रीज करोगे इंटरेस्ट रेट तो बैंक जो है महंगे रेट पर लोन देगी लोगों को, और लोग जो है लोन खरीद लेंगे नहीं, नहीं लेंगे, पैसा उनके पास नहीं आएगा, इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, मतलब ना तो इन्वेस्टमेंट होगा ना तो कंजम्पशन होगा। तो दूसरा पहला ऑप्शन जो है करेक्ट गलत हो गया। दूसरा, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट। अब समझो ध्यान से, पब्लिक प्रोजेक्ट पे अगर सरकार अगर पैसे खर्च करती है ना, तो पैसे कहाँ जाएंगे? लोगों के पास जाएंगे। लोग क्या करेंगे? पैसों को तकिए में भर के तो रखेंगे नहीं, स्पेंड करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, मतलब कंजम्पशन करेंगे, तो लोगों के हाथ से पैसे मार्केट में जाएगा, और मार्केट में जो भी कंपनी है वो क्या करेगी? जब पैसे आएंगे तो ऑब्वियस है अपना प्रोडक्शन बढ़ाएगी, तो जो इकोनॉमी का पहिया है वो चलने लगेगा और हमारी इकोनॉमी रिसेशन से बाहर निकलेगी। तो बिल्कुल करेक्ट है, दूसरा वाला बिल्कुल होगा। तीसरा, बाकी दोनों देख लेते हैं क्यों नहीं होगा। इंक्रीज इन टैक्स रेट, अभी ऊपर देखा नहीं, इंक्रीज नहीं डिक्रीज होना चाहिए टैक्स रेट में, ठीक है। अगला, रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट। रिडक्शन नहीं, वो क्या होना चाहिए? इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर। हमने देख लिया ऑप्शन बी में। तो आई होप कि सारे के सारे ऑप्शन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, तो इसलिए आगे बढ़ेंगे। एवरीबॉडी देखो, मैं जिस पर्टिकुलर क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दे रहा अच्छे से, तो उसके एक्सप्लेनेशन पे उतना देर तक नहीं रुक रहा है, लेकिन अगर कहीं पे कोई कंफ्यूजन है, क्वेरी है, तो उसके लिए अपन एक्सप्लेनेशन में एक चीज देखेंगे, सच दैट उसमें एडिशनल कॉन्सेप्ट या एडिशनल फैक्ट्स जो है वो भी हमारे क्लियर हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 6, दी वेटेज ऑफ फूड इन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई इज हायर देन दैट ऑफ होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है एवरीबॉडी। टू बी प्रिसाइज, जो डब्ल्यूपीआई है उसमें 24% है वेटेज, और सीपीआई में है कितना? 46%। घटने की जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं, ये मेरे को फैक्ट याद था इसलिए बता दिया आपको, ठीक है। दूसरा, द डब्ल्यूपीआई डज नॉट कैप्चर चेंज इन द प्राइस ऑफ सर्विसेज, दिस सीपीआई डज। बिल्कुल सही है, सीपीआई जो है प्राइसेस ऑफ सर्विसेज भी इंक्लूड करती है, डब्ल्यूपीआई नहीं करती। तो पहला सही, दूसरा सही। तीसरा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज नाउ अडॉप्टेड डब्ल्यूपीआई एज इट्स की मेजर ऑफ इन्फ्लेशन। बिल्कुल गलत। देखो 2014 में उर्जित पटेल कमेटी आई थी, उन्होंने बताया क्या? उर्जित पटेल कमेटी, ठीक, उन्होंने बोला कि आपको डब्ल्यूपीआई नहीं सीपीआई को लेना है मेजर, क्या? इन्फ्लेशन को मेजर करने का। तीसरा गलत, पहला और दूसरा सही, तो आंसर आ गया ऑप्शन ए। एक्सप्लेनेशन देखते हैं कुछ और फैक्चुअल क्लैरिटी के लिए। पहला सही है, क्यों? मैंने बता दिया, 46% और 24%। दूसरा भी करेक्ट है कि डब्ल्यूपीआई डज नॉट कैप्चर चेंज इन प्राइस ऑफ सर्विसेज, लेकिन सीपीआई करता है। तीसरा गलत है, क्यों? क्योंकि बेस्ड ऑन द सजेशन ऑफ उर्जित पटेल कमेटी इन 2014, आरबीआई अबंडेंड डब्ल्यूपीआई और adopted CPI as the key measure of inflation to decide on the changing key policy। एकदम क्लियर, गुड। अब बाकी इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि होलसेल प्राइस इंडेक्स इज अ मेजर ऑफ द एवरेज चेंज इन द प्राइसेस ऑफ द गुड्स इन द होलसेल मार्केट और एट द होलसेल लेवल। ध्यान है, प्राइसेस ऑफ गुड्स ओनली है ना, इसमें सर्विसेज नहीं आ रहा। जबकि सीपीआई की बात करें तो यह है मेजर ऑफ चेंजेस इन द प्राइसेस लेवल ऑफ द बास्केट ऑफ द कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज। क्या? बास्केट ऑफ कंज्यूमर गुड्स और सर्विसेज ब्रॉड बाय द हाउस होल्ड। ध्यान है, वो होलसेल लेवल पे देख रहा है और ये हाउस होल्ड लेवल पे देख रहा है, क्या क्या? दोनों। अगला है, इफ यू विड्रॉ 1 लाख इन कैश फ्रॉम योर डीडी अकाउंट एट योर बैंक, इमीडिएट इफेक्ट ऑन एग्रीगेट मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। ये तो बच्चों वाला चीज है, आपको मालूम ही है कि अगर आपके पास 2 बैग है, मतलब एक पूरा बड़ा बैग है, उसमें छोटे छोटे 2 पॉकेट है, मान लेते हैं बहुत सारे पॉकेट है ना। तो मान लो कि ये है हमारा डीडी का पॉकेट और ये है हमारा कैश का पॉकेट। तो अगर आप डीडी में से 1 लाख उठा के कैश में डाल दोगे, है ना, तो ओवरऑल क्या फर्क पड़ा इस पूरे बैग में? कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो सेम मैनर में एवरीबॉडी, जब आप 1 लाख डीडी निकाल के, है ना,
कैश फॉर्म में कर लेते हो तो भी पूरे के पूरे इमीडिएट इफेक्ट जो है मनी सप्लाई में मार्केट में कोई भी नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट ही हुआ है ना, घटा बढ़ा नहीं, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा टू लीव इट अनचेंज। एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं कि द सप्लाई ऑफ मनी मीन्स द टोटल स्टॉक ऑफ मनी, है ना। जैसे मैंने बड़ा बैग का एग्जांपल दिया, पेपर, नोट्स, कॉइन, डी, है ना, ये सारा कुछ इन सर्कुलेशन विच इज हेल्ड बाय द पब्लिक एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। इन शॉर्ट, मनी सप्लाई इंक्लूड करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक और नेट टाइम डिमांड डिपॉजिट इन बैंक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। PPP, purchasing power parity exchange rate, are calculated by comparing the prices of the same basket of goods and services in different country। बिल्कुल सही है, मतलब एक बास्केट ऑफ गुड बनाते हैं, ठीक है, सेम बास्केट ऑफ गुड डिफरेंट कंट्री के लिए, और वो देखते हैं कि कौन इसको, है ना, कितना अच्छे से खरीद सकता है, ठीक है, उसको उसका बोलते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी। दूसरा, इन टर्म ऑफ PPP डॉलर्स, इंडिया इज द 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। बिल्कुल गलत, 6 नहीं, हम थर्ड है। कौन से पोजीशन पे है? थर्ड पोजीशन पे है। और फर्स्ट पे कौन है? चाइना, ऑब्वियस है। तो दूसरा गलत, पहला सही, ऑप्शन ए हो गया करेक्ट आंसर। चलो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पहला करेक्ट है, बता ही दिया मैंने। दूसरा, इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट है, चाइना जो है लार्जेस्ट इकोनॉमी इन PPP टर्म। और अगर वैसे देखा जाए GDP के टर्म में तो अमेरिका है, ऑब्वियस है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यहाँ पे देखो 5 ईयर प्लान की बात हो रही। टोटल कितने स्टेटमेंट है? 3 स्टेटमेंट। वन बाय वन सबको देखते हैं। फ्रॉम द सेकंड 5 ईयर प्लान देयर वाज अ डिटरमिन थ्रस्ट टुवर्ड्स सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेसिक और कैपिटल गुड। याद कीजिए 11, 5, 56 से 61, मतलब 1956 से 1961 तक जो हमारा सेकेंड 5 ईयर प्लान था, उसमें ऑब्वियस है हमारा ज्यादा फोकस किस पे था? बेसिक और कैपिटल गुड इंडस्ट्री बनाने में। अगला फोर्थ 5 ईयर प्लान। फोर्थ 5 ईयर प्लान कब हो जाएगा? ये हो गया 66, फिर उसके बाद 67, 68, 69, 3 साल तो हमारा अलग प्लान चला, रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान या फिर 1 ईयर प्लान, क्या बोलते हैं उसको, जरा कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना। 1969 से लेकर 1974 तक, 1969 से 1974 तक ये फोर्थ 5 ईयर प्लान था हमारा, ठीक है। adopted the objective of correcting the earlier trend of increased concentration of wealth and economic power। बिल्कुल, यहाँ पे एक था जिसको राजा महाराजाओं को एक फिक्स अमाउंट मिलता था, उसको एबॉलिश किया था किन्होंने? इंदिरा गांधी जी ने। उसको क्या बोलते हैं, जरा याद आ रहा आपको, है ना? मेरे को कमेंट करके बताना जरा, क्या बोलते थे उसको। अगला, इन 5th ईयर प्लान फॉर द फर्स्ट टाइम फाइनेंशियल सेक्टर वाज इंक्लूडेड एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्लान। तो ये एक्चुअल में 5th में नहीं 8th में इंक्लूड हुआ था एवरीबॉडी, तो इसलिए तीसरा गलत हो जाएगा, पहला और दूसरा सही, तो आंसर आ गया ऑप्शन ए। ओके, चलो एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि फ्रॉम द सेकंड बिल्कुल सही है पहला। दूसरा, फोर्थ 5 ईयर प्लान adopted the objective of correcting the earlier trend of increased concern। ये तो मैंने वैसे ही बता दिया वैसे, है ना। और ये सॉरी 8वें में नहीं, सॉरी माफ कीजिएगा, 9th 5 ईयर प्लान में, है ना, फाइनेंशियल सेक्टर इंटीग्रल पार्ट बना। होपफुली आपको क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू लैंड रिफॉर्म इन द इंडिपेंडेंट इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। 4 स्टेटमेंट, वन बाय वन देखते हैं। पहला, द सीलिंग लॉज वेयर एम्ड एट फैमिली होल्डिंग एंड नॉट इंडिविजुअल होल्डिंग। एक्चुअल में क्या हुआ था, उस टाइम पे कुछ स्टेट में फैमिली होल्डिंग पे था सीलिंग लॉ, और कुछ स्टेट में इंडिविजुअल होल्डिंग पे भी था। तो यहाँ पे तो केवल बोला क्या, फैमिली होल्डिंग पे, तो ये गलत हो गया, है ना। दूसरा, द मेजर एम ऑफ लैंड रिफॉर्म वाज प्रोवाइडिंग एग्रीकल्चर लैंड टू ऑल द लैंडलेस। अब यहाँ पे ध्यान से आपको लगेगा सर ऑल द लैंडलेस, ये तो बहुत एक्सट्रीम वर्ड नहीं हो गया यूपीएससी के लिए? नहीं एवरीवन, तो यही ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। उस टाइम पे यही था मेन पर्पज, मेन गोल इसका, लैंड रिफॉर्म का। ओके, तो दूसरा ही करेक्ट हो गया हमारा। तीसरा और चौथा गलत है, वो भी पढ़ लेते हैं अपने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए, कि इट रिजल्टेड इन कल्टीवेशन ऑफ कैश क्रॉप एज अ प्रीडोमिनेंट फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन। बिल्कुल गलत। लैंड रिफॉर्म परमिटेड नो एग्जाम्पशन टू दी सीलिंग लिमिट। नहीं, ऐसा तो है नहीं, नो एग्जाम्पशन, है ना। सो एवरीबॉडी, पहला सी डी गलत, ए भी गलत, बी करेक्ट हो गया। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि द मेजर एम ऑफ लैंड रिफॉर्म इन इंडिपेंडेंट इंडिया वाज टू प्रोवाइड एग्रीकल्चरल लैंड टू ऑल द लैंडलेस सच दैट सबके सब अपना निर्वहन कर पाए। अगला, in some state the unit of application of the land reform on the basis of individual, while in some state the family was the unit for determining the land holding ceiling। मैंने आपको बताया कुछ स्टेट में फैमिली सीलिंग था, फैमिली होल्डिंग सीलिंग था, और कुछ में इंडिविजुअल के होल्डिंग पर सीलिंग था। ओके, सीलिंग का मतलब एक लिमिट था, लिमिटेशन था। A policy in 1971 made a changeover to the only family as the determining unit for land holding ceiling। ओके, 1971 में उसको चेंज करके फैमिली का कर दिया। अगला, वन ऑफ द एम ऑफ द लैंड रिफॉर्म वाज टू स्विच फ्रॉम कैश क्रॉप टू फूड क्रॉप। इट रिजल्टेड इन इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ फूड क्रॉप।
ओके, एक मिनट बस। और लास्ट पॉइंट है कि न्यूमरस एग्जेम्पशंस इन द सीलिंग लिमिट वाज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन लिमिटिंग द सक्सेस ऑफ लैंड रिफॉर्म इन इंडिपेंडेंट इंडिया। होपफुली सारे के सारे आपको क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, increase in absolute and per capita real GNP do not connote a higher level of economic development। अगर मतलब बोला कि अगर एब्सोल्यूट पर कैपिटा रियल जीएनपी जो है वो बढ़ता है तो इस इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होता है। अगर चारों में से इंडस्ट्री आउटपुट फेल्स टू कीप पेस विद एग्रीकल्चर आउटपुट, नहीं। एग्रीकल्चर आउटपुट फेल्स टू कीप विद इंडस्ट्रियल आउटपुट, बिल्कुल नहीं। पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेज, बिल्कुल। अब समझो ध्यान से, अगर एब्सोल्यूट और पर कैपिटा इनकम बढ़ता है ना तो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हम नहीं कह सकते कि हाई लेवल का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ कलेक्टिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है एवरीबॉडी, सबका साथ सबका विकास। तो अगर गरीबी बढ़ रही, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बढ़ रही, हम है ना, तो हम नहीं कह सकते कि हमारे यहाँ हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। ओके, भले ही हमारा पर कैपिटा रियल जीएनपी बढ़े। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। होपफुली आपको क्लियर एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, सिंपल सी चीज है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक क्वांटिटेटिव क्राइटेरिया है। फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट टू हैपन ऑल द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी मस्ट बेनिफिट फ्रॉम इकोनॉमिक ग्रोथ। एकदम क्लियर? गुड। चलो अगला है, डिस्पाइट बीइंग अ हाई सेविंग इकोनॉमी कैपिटल फॉर्मेशन में नॉट रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन आउटपुट ड्यू टू। अब चार चीजें, अब ध्यान समझो। वीक एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, क्वेश्चन तो आई होगा, आप समझ गए कि एक हाई सेविंग इकोनॉमी होने के बावजूद भी कैपिटल फॉर्मेशन में नॉट रिजल्ट इन सिग्निफिकेंस इन आउटपुट ड्यू टू वीक एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, नहीं। इलिटरेसी, नहीं। हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, नहीं। हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो, बिल्कुल। अब ये होता क्या है, समझो ध्यान से। हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो का मतलब ये होता है कि हम ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मतलब कि कैपिटल ज्यादा लगा रहे हैं, लेकिन उसके हिसाब से जो आउटपुट है वो सेम ही है या कांस्टेंट ही है, मतलब वो नहीं बढ़ रहा। एग्जांपल के तौर पर आप 100 रुपए लगा रहे हो, मान लो एक यूनिट कोई भी गुड्स बना पा रहे हो, आप 1000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो, इतना फॉर्मेशन कर रहे हो, लेकिन फिर भी उसके रेशियो में वो नहीं बढ़ रहा। मान लो 2 ही बढ़ा, बढ़ना कितना चाहिए था? 100 का एक 10 टाइम हुआ ना, तो ये 10 गुना होना चाहिए था, लेकिन 1 से 2 ही हुआ, मतलब ज्यादा नहीं हुआ। मतलब इनका जो रेशियो है ना वो क्या है, बहुत ही हाई है। तो इसलिए हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो की वजह से सिग्निफिकेंट इंक्रीज नहीं होगा किसमें, आउटपुट में। होपफुली आपको क्लियर। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कैपिटल आउटपुट रेशियो इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल नीडेड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ आउटपुट। High capital output ratio means there will not be significant increase in output despite high saving and investment. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ 12th ईयर 5 प्लान। 12th ईयर कब था? 2012 से लेकर 2017 तक। तो इसका आपको एकदम मुंह जुबानी याद होना चाहिए। कौन सा? फास्टर, सस्टेनेबल और मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ इन कंट्री एक्स, एक्स कोई भी कंट्री हो सकती है, विल नेसेसरली हैव टू अकर, होगा ही होगा। क्या? इकोनॉमिक ग्रोथ होगा ही होगा। अगर चारों में से कौन सा? देयर इज अ टेक्निकल प्रोग्रेस इन दी वर्ल्ड इकोनॉमी, नहीं। देयर इज पॉपुलेशन ग्रोथ, नहीं। देयर इज अ कैपिटल फॉर्मेशन, हो सकता है, लेकिन चौथा भी देखेंगे। द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड ग्रो इन दी वर्ल्ड इकोनॉमी, नहीं। देखो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड भले ही ग्रो कर जाए, हो सकता है बहुत ज्यादा वो इम्पोर्ट कर रहे हो, एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हो, तो जरूरी थोड़ा ना इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, है ना। तो इसलिए चौथा नहीं होगा। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि अगर उसमें कैपिटल फॉर्मेशन होगा उस कंट्री में, तो अब भी ऐसे कैपिटल को क्या करेंगे, वो इन्वेस्ट करेंगे। अब अगर इन्वेस्ट करेंगे तो कंपनियां आएंगी, प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होगा तो लोग कंज्यूम करेंगे, कंज्यूम करेंगे तो ऑब्वियस है इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। ठीक, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया सी। आई होप कि आपको क्लियर। नेक्स्ट, द नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री फॉर अ गिवन पीरियड इज इक्वल टू। नेशनल इनकम, ध्यान है एनआई की बात हो रही है, नेशनल इनकम की। टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द नेशनल। तो बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा पहला ऑप्शन। क्या बोल रहा? टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द नेशनल। नेशनल के थ्रू द्वारा जो भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होता है उसका टोटल मॉनेटरी वैल्यू कितना है, उसी को हम नेशनल इनकम बोलते हैं एवरीबॉडी, है ना। और दूसरा क्या है? सम ऑफ टोटल कंजम्पशन, नहीं। सम ऑफ पर्सनल इनकम ऑफ, नहीं। मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस, मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री, गुड्स सर्विसेज प्रोड्यूस। अब ये प्रोड्यूस कहाँ पे, ये नहीं बोला है उसने, और किसके द्वारा। अगर यहाँ पे बाई नेशनल बोला होता है, प्रोड्यूस बाई नेशनल्स ऑफ अ कंट्री, तो ये करेक्ट हो जाता है, लेकिन मेरे हिसाब से करेक्ट ऑप्शन ए होगा। देखते हैं एक्सप्लेनेशन। तो नहीं, ये बोला डी होगा, लेकिन एक बार देखते हैं क्या हो रहा। नेशनल इनकम मीन्स द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाई अ कंट्री। कंट्री मतलब कंट्री किससे बनती है? ऑब्वियस है सिटीजन से। तो जितने भी सिटीजन है उस कंट्री के, उनसे जो प्रोड्यूस हुआ क्या,
मॉनेटरी वैल्यू मतलब मनी वैल्यू, तो उसको हम क्या बोलते हैं, किसी फिक्स फाइनेंशियल ईयर में उसको हम नेशनल इनकम बोलते हैं एवरीबॉडी। Thus, it is the net result of all economic activity of any country during a period of 1 year and value in term of money। अब ध्यान समझो, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं एवरीबॉडी। जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब कि किसी भी कंट्री के टेरिटरी के अंदर में जितने भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुई उनका मॉनेटरी वैल्यू इन अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, जनरली 1 साल, है ना, उसको क्या बोलते हैं? जीडीपी। ध्यान रहे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक मतलब पूरे कंट्री के अंदर। अब उसमें भले ही फॉरेनर्स भी प्रोड्यूस करें तो उसको भी काउंट करते हैं, इंक्लूड करते हैं। लेकिन अगर हम नेशनल प्रोडक्ट की बात करें तो नेशनल के द्वारा, है ना, नेट नेशनल प्रोडक्ट मतलब एग्जैक्टली कितना हमारे नेशनल प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमारे कंट्री के साथ साथ बाहर कंट्री में भी हैं तब भी, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो होपफुली इस क्वेश्चन का आपको आंसर एकदम क्लियर हो गया होगा कि ऑप्शन ए मैंने क्यों बोला, ऑप्शन डी क्यों नहीं बोला। एकदम क्लियर, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, which of the following can be said to be essential the part of inclusive government। inclusive का मतलब सबका साथ सबका विकास वाला टाइप, है ना। तो 4 स्टेटमेंट है एवरीबॉडी। पहला, परमिटिंग द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज टू डू बैंकिंग, इसका तो कहीं से भी कोई रिलेशन नहीं है, किसका? इंक्लूसिव डेवलपमेंट का। अगला, स्टेबलाइजिंग इफेक्टिव डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट, बिल्कुल। तो अगर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी बनाते हो तो ग्रास रूट लेवल से वो लोगों की भलाई के लिए या उस डिस्ट्रिक्ट में बेहतर के लिए प्लानिंग बनाते हैं, है ना। तो ये क्या हुआ? इंक्लूसिव ग्रोथ का, गवर्नेंस का पार्ट हुआ। अगला, इंक्रीजिंग द गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन पब्लिक हेल्थ, बिल्कुल, लोगों की अगर हेल्थ अच्छी रहेगी तो इंक्लूसिव गवर्नेंस होगा। अगला, स्ट्रेंथनिंग द मिड डे मील स्कीम, एकदम मिड डे मील स्कीम अगर आप बढ़ाते हो, उसको स्ट्रेंथन करते हो, लोगों को ज्यादा से ज्यादा, लोग मतलब कि बच्चों को, है ना, खाना मिलेगा और उनका इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा और वो बेहतर करेंगे। ठीक है, तो इंक्लूसिव ग्रोथ गवर्नेंस का ये भी पार्ट है। दूसरा, तीसरा, चौथा करेक्ट होगा। आंसर हो गया सी, पहला नहीं होगा। ठीक, चलो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि इंक्लूजन इन टर्म ऑफ बोथ प्रोसेस, हाउ डिसीजन आर मेड एंड हु इज इंक्लूडेड इन दैट प्रोसेस एंड हाउ एंड व्हाई, एंड आउटकम। आउटकम क्या आता है कि हाउ वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी आर डिस्ट्रीब्यूटेड एंड शेयर्ड अक्रॉस अ पॉपुलेशन एंड व्हाई is a leading priority in international development, with the Sustainable Development Goals as perhaps the most ambitious articulation of this। क्या? इंक्लूसिव गवर्नेंस। ओके, अब यहाँ पे देख सकते हैं इंक्लूसिव एलिमेंट ऑफ इंक्लूसिव गवर्नेंस क्या क्या होता है। पहला, कि इंक्लूसिव ग्रोथ तभी होगा जब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो उस देश में, उस कंट्री में, उस डिस्ट्रिक्ट में। अगला, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हो, पॉवर्टी का रिडक्शन हो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो, साथ में सोशल सेक्टर का डेवलपमेंट हो और रिडक्शन इन रीजनल डिस्पैरिटी। अब ये मैं बोलता जा रहा हूँ, उसको आप लिख सकते हो। अगला है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और ये दिख रहा होगा आपको एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो ये टोटल कितने हो गए? 3, 6, 2, 8। तो 8 जो है एलिमेंट है किसके? इंक्लूसिव ग्रोथ के। तो ये आठों के आठों एलिमेंट को आपको नोट डाउन करना है। क्यों? क्योंकि ये मेंस में ऑब्वियस है आपकी हेल्प करेगा। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे की पॉइंट्स है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्लोज इकोनॉमी याद करो, ये ओपन इकोनॉमी क्लोज इकोनॉमी होता था। क्लोज का मतलब सरकार बंद कर देती है, ना तो हम सामान बेचेंगे ना तो खरीदेंगे। तो क्लोज इकोनॉमी वो होती है जहां पे बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन होता है इस पे, ट्रेड पे। ओपन क्या होता है? ओपन है भैया, जाओ बेचो, है ना, खरीदो, कोई दिक्कत नहीं। तो मनी सप्लाई फुली कंट्रोल नहीं, डिफिसिट फाइनेंसिंग टेक प्लेस नहीं, ओनली एक्सपोर्ट टेक्स प्लेस नहीं, नाइदर एक्सपोर्ट नॉर एक्सपोर्ट टेक प्लेस। ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। होपफुली आसान है इसलिए आगे बढ़ जाएंगे। इकोनॉमिक ग्रोथ इज यूजुअली कपल्ड विद इन्फ्लेशन, महंगाई। अगर किसी देश में, किसी कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो वहां पे महंगाई बढ़ेगी बढ़ेगी। ऐसा क्यों? समझ ध्यान से। मान लो कि कोई एक प्रोडक्शन है, मतलब कोई कंपनी वाला है, एक वो शूज बनाता है। क्या बनाता है? शूज। अब वो शूज 100 रुपए का बेचता है, ठीक है। अगले साल अगर उस शूज को वो 99 का बेचे तो बताओ कोई मतलब रहा? वो ऐसा करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अगर 99 का बेचना है तो लॉस हो गया ना। वो चाहेगा ना कि आज अगर 100 रुपए का बिक रहा तो अगले साल वो कम से कम 105 या 110 का बिके। तो यहाँ पे सिंपली क्या हो रहा? महंगाई हो रहा ना। तो इसलिए जब भी प्रोडक्शन बढ़ेगा, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, तो महंगाई बढ़ेगी बढ़ेगी। एकदम क्लियर, वेरी गुड। तो देख सकते हो आप। अच्छा, महंगाई के साथ साथ ये चारों के चारों वर्ड का मतलब समझ लो आप अच्छे से। डिफ्लेशन होता है जब किसी कमोडिटी का या किसी गुड का प्राइस घट जाए। फॉर एग्जांपल, पहले वो 10 रुपए का मिलता था और अभी 8 रुपए का मिलने लगे, तो हम क्या कहेंगे? डिफ्लेशन हो रहा। इन्फ्लेशन बता ही दिया, महंगाई। तीसरा, स्टैगफ्लेशन, मतलब इन्फ्लेशन तो हो रहा लेकिन
जो इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए जिससे एम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी रिडक्शन होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। एक्चुअल में क्या हुआ कि इन्फ्लेशन प्लस स्टैग्नेशन, इसको हम बोलते हैं स्टैगफ्लेशन, मतलब जिसमें इन्फ्लेशन तो हो रहा लेकिन साथ में अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी भी बढ़ रही, उसको स्टैगफ्लेशन बोलते हैं। अगला हाइपर इन्फ्लेशन, हाइपर मतलब बहुत ज्यादा, मतलब महंगाई बहुत ही तेजी से बढ़ रही है कि आज कोई सामान 10 रुपए का मिल रहा है, एक साल बाद वो 100 रुपए का हो गया, मतलब इतना तेजी से बढ़ रही, उसको क्या बोलते हैं, हाइपर इन्फ्लेशन। होपफुली चारों के चारों टर्म आपको क्लियर हो गए होंगे। चलो थोड़ा सा टाइम लग रहा, थोड़ा वीडियो लेंदी हो रहा, कोई बात नहीं, क्लियरिटी तो हो रहा कम से कम, है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एड इन फर्दरिंग द गवर्नमेंट्स ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। फिर से देखो इंक्लूसिव ग्रोथ आ गया, देखोगे आप इंक्लूसिव ग्रोथ कितनी बार आ चुका। पहला, प्रमोटिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप, बिल्कुल सेल्फ हेल्प ग्रुप को अगर आप प्रमोट करोगे तो आप इंक्लूसिव ग्रोथ की बात कर रहे हो। अगला, प्रमोटिंग माइक्रो एमएसएमई, बिल्कुल सही बात है, क्यों, क्योंकि बहुत ज्यादा हमारा पॉपुलेशन एमएसएमई पे डिपेंडेड है। अगला, इम्प्लीमेंटिंग द राइट टू एजुकेशन, देखो राइट टू एजुकेशन को अगर आप इम्प्लीमेंट करोगे, लोग अच्छे से पढ़ेंगे, पढ़ेंगे तो क्या होगा, इंक्लूसिव ग्रोथ के वो पार्ट बनेंगे, है कि नहीं। तो पहला दूसरा तीसरा बिल्कुल सही है, तो आंसर हो गया ऑप्शन डी, एकदम आसान सिंपल सा चीज था एवरीबॉडी। आगे बढ़ जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके साथ। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग। मेल्टडाउन क्या होता है, रिसेशन और स्लो डाउन। अब ध्यान समझो, मेल्टडाउन का मतलब होता है फॉल इन स्टॉक प्राइसेस, एकदम सही है। रिसेशन का मतलब होता है फॉल इन ग्रोथ रेट, नहीं, फॉल इन ग्रोथ रेट बट इन टू कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर, टू कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर, मतलब पहले क्वार्टर में भी मान लो कि रेट गिरा 10% से 8% हो गया, और अगले क्वार्टर में भी 8% से 6% हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिसेशन में आ गई। स्लो डाउन क्या होता है, फॉल इन जीडीपी, नहीं, स्लो डाउन का मतलब ये होता है कि जिस रेट से हमारा जीडीपी बढ़ रहा था उतने उतने रेट से अभी नहीं बढ़ रहा। ओके, तो पहला होगा, दूसरा और तीसरा नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा एवरीबॉडी। और डिटेल में इसका देखते हैं। देखो, इकोनॉमिक मेल्टडाउन जो है मैंने बता दिया क्या होता है कि एज अ रिजल्ट देयर इज अ फॉल इन स्टॉक प्राइसेस ड्यूरिंग दिस टाइम ड्यू टू द लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ इन्वेस्टर इन द मार्केट। जो फॉर नाउ अभी एज ऑफ 225 मतलब 2025 अभी चल रहा क्या, यही कि हमारे स्टॉक मार्केट गिर रहे हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि लोगों का कॉन्फिडेंस नहीं रहा है, इन्वेस्टर अपना पैसा निकाल रहे मार्केट से, इसलिए स्टॉक प्राइसेस बहुत ही नीचे जा रहे हैं। दूसरा, इनकरेक्ट है, क्यों, रिसेशन रिफर टू टू क्वार्टर ऑफ कंटिन्यू नेगेटिव ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी, बता ही दिया मैंने आपको, है ना। तीसरा, कि पीरियड ऑफ स्लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना, मतलब कि स्लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ अगर होगा तो उसको क्या कहेंगे हम, उसको कहेंगे क्या था, हाँ एक बार देख लेते हैं, उसको कहेंगे एवरीबॉडी स्लो डाउन, ठीक है। ऐसा नहीं है कि फॉल इन प्राइस ऑफ जीडीपी को स्लो डाउन बोलते हैं, नहीं, इकोनॉमिक रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना, अगर वो कम होता है तो उसको हम स्लो डाउन बोलते हैं। होपफुली आपको बहुत अच्छे से क्लियर तीनों के तीनों। सो एवरीबॉडी, इतना ही था इस पर्टिकुलर लेक्चर में। आई होप कि आपको एकदम हर एक चीज क्लियर हो, लेकिन अभी जाना नहीं है। क्यों क्यों नहीं जाना है, क्योंकि आपको मालूम है कि एट लास्ट हम क्या करते हैं, आपके मेंस एग्जाम के लिए आपको मोटिवेट रखने के लिए दो लाइन हम पढ़ते हैं किसी महान शख्सियत का। तो आज के लिए है कि इफ यू कांट फ्लाई, अगर आप उड़ नहीं सकते तो रन, है ना, दौड़ो। अगर आप दौड़ नहीं सकते तो चलो, अगर आप चल नहीं सकते तो क्रॉल, रेंगो, और अगर आप रेंग सकते हो तो बस रेंगो। क्यों, क्योंकि कीप मूविंग फॉरवर्ड, हमेशा आगे बढ़ते रहो, कैसे भी जी, कैसे भी हालात हो, कैसी भी परिस्थिति हो, आपको क्या करना है, चलते जाना है, कीप मूविंग फॉरवर्ड। ये किसने कहा था, मार्टिन लूथर किंग ने। तो होपफुली आप जो है कीप मूविंग फॉरवर्ड करोगे, चलते रहोगे, एक लेक्चर, दो लेक्चर, चार लेक्चर, है ना, जितना भी हो बन पड़ेगा डेली बेसिस पे, उतना आप कंप्लीट करते जाओगे, ना केवल एक ही सब्जेक्ट के, बाकी भी अपने टारगेट अचीव करते जाओगे और चलते जाओगे। इन शब्दों के साथ इस पर्टिकुलर लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नए लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।